देखिए हम लोग पढ़े हैं दो पंप, एक तो अपकेंद्री पंप जिसे इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल पंप है, दूसरा है प्रत्यागामी या पश्चाग्र पंप जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब यह दोनों पंप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और पश्चाग्र पंप। इससे आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। पंप है, पंप और टरबाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, और सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। इसलिए इसका अंतर देखते हैं कौन कहाँ पे उपयोग होगा, किस लिए सुटेबल है। तो देखिए अब केंद्रीय पंप में पहला देखते हैं, यह रचना में सरल होती है क्योंकि इसमें अंगों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। ये पहला क्या लिखा हुआ है, यह सरल होता है। इसका फिगर देख लेते हैं दोनों का। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का फिगर हम ऊपर देख चुके हैं और प्रत्यागामी पंप का भी फिगर देख चुके हैं। तो ये तो दोबारा दिखा देते हैं। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का है, इसमें बहुत ज्यादा पार्ट नहीं होते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसमें बहुत सारे पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन वही रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इसमें पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा, वाल्व होगा, डिलीवरी पाइप होगा, क्रैंक होगा, कनेक्टिंग रॉड होगा। ये आपका सब क्या है, आपका पश्चाग्र या रेसिप्रोकेटिंग पंप है। पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, वाल्व, ये सब बहुत सारे इसमें पार्ट्स होते हैं जो कि समय के साथ घिस जाते हैं। तो हम आज अंतर देख रहे हैं, तो अंतर में चलते हैं। बस एक फिगर हमको दिखाना था आप लोगों को। अब केंद्रीय पंप क्या होता है, रचना में सरल होता है और इसमें जो पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, वो कम होते हैं। वही प्रत्यागामी या पश्चाग्र पंप जो होता है वह जटिल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा, वाल्व होगा, क्रैंक होगा, कनेक्टिंग रॉड होगा, शाफ्ट होगा, और इसमें अंगों की संख्या अधिक होती है। यह तो देख ही लिए हम लोग। दूसरा है आपका अब केंद्रीय पंप में दूसरा है, यह लगातार जो है एक निश्चित विसर्जन देता है, और उसके साथ साथ जैसे कि हमें अगर 1 लीटर पानी 1 सेकेंड में पंप करना है तो उसके लिए जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसका भार कम होता है। यानी समान क्वांटिटी पानी को डिलीवर करने के लिए जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो कम साइज का होता है और उसका भार कम होता है। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। वहीं पे पश्चाग्र पंप होता है, वह सेम डिस्चार्ज, यानी 1 लीटर पानी अगर हमें पंप करना है तो उसके लिए इसका साइज बड़ा होगा और उसका भार भी अधिक होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे अंग होते हैं। पश्चाग्र पंप में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, इसलिए इसका भार अधिक होता है। मशीन का भार होगा वो अधिक होगा। तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर ये है कि कौन सा पंप कहाँ उपयोग करें। तो देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वह हमेशा निम्न शीर्ष के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि पानी अगर हमें कम ऊंचाई तक पहुंचाना है, जैसे कि 1 मंजिला या 2 मंजिले तक पहुंचाना है, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करेगा। और इससे पानी जो है बहुत अधिक जाता है। देखो कम ऊंचाई तक जाएगा लेकिन पानी की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, अधिक विसर्जन होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे पानी निम्न शीर्ष के लिए और अधिक विसर्जन जहाँ पे होगा वहां पे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप उपयोग करेंगे। लेकिन जहां हमें पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना, 10 मंजिला 15 मंजिला ऊपर तक, तो उसके लिए हम प्रत्यागामी पंप लेंगे। लेकिन अब बहुत ऊपर भेज रहे हैं तो उसमें
देखिए पानी अगर हम बहुत ऊंचाई तक भेजेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं भेज पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी ऊर्जा हमें बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए जो प्रत्यागामी पंप होता है वह कम विसर्जन यानी पानी की मात्रा कम होती है लेकिन बहुत ऊंचाई तक भेजता है। दोनों एक दूसरे के उल्टा है। एक में पानी बहुत ऊंचाई तक भेजेंगे लेकिन उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी, इसमें प्रत्यागामी में। लेकिन अब केंद्रीय में पानी की मात्रा तो ज्यादा रहेगी लेकिन ऊंचाई कम रहेगी, यानी लो शीर्ष के लिए होता है, लो हेड के लिए। लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, और लो डिस्चार्ज हाई हेड के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप। चौथा है, देखो अब सेंट्रीफ्यूगल पंप आकार में छोटा है, भार कम है, तो वह जो फ्लोर एरिया है, फर्श का क्षेत्रफल है, वो बहुत कम गिरता है प्रत्यागामी पंप के कंपैरिजन में। तो इसका फ्लोर एरिया जो है वो कम होता है और इसको जहां भी फिट करना होता है, लगाना होता है, वो बहुत आसानी से लग जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप को घरों में लगाना बहुत आसान होता है क्योंकि ये कम जगह लेता है और आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो बहुत अधिक क्षेत्रफल मतलब बहुत अधिक क्षेत्रफल चाहिए, यानी फ्लोर एरिया चाहिए। इसलिए इसको, और दूसरी बात इसको लगाना भी बहुत मुश्किल वाला काम होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होते हैं, ऊपर से फ्लोर एरिया ज्यादा होता है, इसलिए लगाना थोड़ा मुश्किल है। पांचवा अंतर देखते हैं, तो पांचवा है इसकी टूट फूट कम होती है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में ना ही पिस्टन है, ना ही सिलेंडर है, ना ही क्रैंक है, ना ही कनेक्टिंग रॉड है। तो इसमें सिंपली कोई टूट फूट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि खाली एक इम्पेलर होता है जो नाचता है, तो इम्पेलर होता है एक साथ जुड़ा होता है, तो उसमें टूट फूट की संभावना कम होती है। यानी वियर यानी घर्षण के कारण जो खिंचाव होता है वो भी कम होता है। लेकिन प्रत्यागामी या पश्चाग्र पंप में उसमें पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा, दोनों के बीच में घर्षण होगा, उसके कारण इसमें घिसाव यानी वियर अधिक होगा, जिससे के कारण कभी कभी जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो भी टूट जाता है, या कई सारे टूट फूट या वियर ज्यादा होता है। तो बहुत सिंपल, आप एक बार पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। छठा क्या है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि उसका रख रखाव में कितना खर्च हो रहा है। तो देखो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसका कोई तो पार्ट जल्दी टूटता नहीं है, ना ही घिसाव होता है, इस कारण इसका मेंटेनेंस में लागत कम आती है, यानी उसको रख रखाव में खर्च कम होता है। लेकिन पश्चाग्र पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपका पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा, उसमें ऊपर से मोबिल भी डालना पड़ता है मोशन के लिए, तो इसमें लागत मेंटेनेंस जो होता है बहुत अधिक लगता है, यानी इसका रख रखाव ज्यादा कॉस्टली होता है। फिर इसके बाद सातवां देखते हैं। देखिए सातवां क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, गंदे पानी के लिए देखिए इसको उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंपेलर होता है, इंपेलर में ब्लेड लगे होते हैं ऐसे ऐसे, यह ब्लेड गंदे पानी को आराम से पंप कर सकता है। लेकिन आपका जो प्रत्यागामी पंप होता है उसमें गंदे पानी को नहीं पंप कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि इसमें पिस्टन सिलेंडर होते हैं, इसमें एक वाल्व रहेगा, इनलेट वाल्व रहेगा, एक एग्जॉस्ट वाल्व रहेगा, यानी निकास वाल्व रहेगा, डिलीवरी वाल्व। तो जब वाल्व में कोई गंदी मानो कचरा आ गया, कोई आके फंस जाएगा, तो वाल्व से पानी ना ही अंदर आ पाएगा ना ही बाहर जा पाएगा। तो कचरा होने के कारण उसमें वाल्व में फंसने की दिक्कत होती है, पिस्टन सिलेंडर में जाकर फंस जाएगा। इसलिए गंदे पानी को कभी भी रेसिप्रोकेटिंग पंप में उपयोग नहीं करते हैं, इसमें हमेशा स्वच्छ पानी का उपयोग किया जाता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो ओपन इंपेलर होता है, एक खुला इंपेलर होता है ना, उससे गंदे पानी को भी पंप किया जा सकता है। आठवां क्या? उच्च गति पर चल सकता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसमें ब्लेड होते हैं पंखे की तरह, तो उसमें काफी तेजी से भी नाच सकता है। लेकिन वही रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन सिलेंडर रहता है, इस वजह से
फ्रिक्शन के कारण ये बहुत उच्च गति से नहीं चल सकता है। 9वां नंबर है, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में ना विसर्जन समान होता है। क्यों? क्योंकि लगातार ब्लेड नाचते रहते हैं, इंपेलर नाचता रहता है, पानी लगातार एक समय में जाती रहती है, तो इससे हमेशा समान पानी हमेशा जाती है। अगर 1 सेकंड में, शुरू के 1 सेकंड में 1 लीटर पानी जा रही, तो लास्ट के भी 1 सेकंड में 1 लीटर ही पानी जाएगा। मतलब लगातार एक ही समान रहेगा। हर सेकंड, 1 सेकंड में अगर 1 लीटर जा रही, तो दूसरे सेकंड भी 1 लीटर जाएगी, तीसरे सेकंड भी 1 लीटर जाएगी। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है कि देखिए, इसमें रहता है पिस्टन सिलेंडर, तो जब पिस्टन ऊपर जाता है तभी पानी मतलब जाता है, पाइप में प्रवेश करता है, यानी डिस्चार्ज होता है। जब पिस्टन नीचे आता है तो पानी डिस्चार्ज नहीं होता है, यानी बस पिस्टन के एक स्ट्रोक में पानी जा रहा है, दूसरे स्ट्रोक में पानी नहीं जा रहा है, तो पानी रुक रुक के जाता है, समान गति से नहीं जाता है, तो इसलिए इसमें असमान विसर्जन प्राप्त होता है। विसर्जन का मतलब समझ रहे होंगे, डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो। तो अपकेंद्री में पानी का बहाव एक समान रहेगा, तो वही रेसिप्रोकेटिंग में पिस्टन जब नीचे जाएगा तो सिलेंडर के अंदर पानी भरेगा, उस समय पानी हमारा डिलीवरी वाल्व से नहीं जाएगा, लेकिन जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा और पानी डिलीवरी पाइप में प्रवेश करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें असमान विसर्जन प्राप्त होता है। 10वां क्या है, एयर वेसल। एयर वेसल या वायु पाइप। तो देखिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप में कभी भी एयर वेसल को नहीं लगाते। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कभी भी एयर वेसल को नहीं लगाते, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल को लगाया जाता है, वायु पात्र की आवश्यकता होती है। देखिए, अपकेंद्री पंप में पानी का बहाव एक समान रहता है, इस वजह से एयर वेसल इसमें नहीं लगाया जाता, एयर वेसल नहीं लगाया जाता। प्रत्यागामी पंप में क्या होता है कि असमान विसर्जन होता है, इसी को कम करने के लिए उसमें एयर वेसल या वायु पात्र लगाए जाते हैं। आपके सिलेबस में एयर वेसल नहीं था, इसलिए पढ़ाया नहीं गया। एयर वेसल कुछ नहीं होता है, एक मतलब स्टोरेज होता है जिसमें हवा भरा होता है, जो पानी के बहाव को थोड़ा सा स्मूथ कर देता है। वाटर हैमर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक एयर वेसल लगा हुआ था, रैम पंप में एक एयर वेसल लगा हुआ था। देखिए, जो 11 अंतर है, अपकेंद्री पंप में समान घूर्णी यानी यूनिफॉर्म टार्क लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो इंपेलर है गोल गोल नाच रहा है, वो एक ही स्पीड से नाचता रहता है, इसलिए इसमें समान घूर्ण या यूनिफॉर्म टार्क प्राप्त होता है या लगता है। लेकिन इसमें असमान घूर्ण लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें पिस्टन सिलेंडर रहता है, पिस्टन कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, इसलिए इसमें असमान मोशन प्राप्त होता है या असमान घूर्ण प्राप्त होता है। 12वां है परिचालन। तो देखिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप में परिचालन जो होता है बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से यह काम करता है, क्योंकि इसमें पिस्टन सिलेंडर बाकी चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। वहीं पे आपका प्रत्यागामी या पश्चाग्र पंप में परिचालन के लिए देख रेख अधिक चाहिए, यानी हमेशा इसका मेंटेनेंस देखना पड़ता है कि पिस्टन कहीं खींच ना गया हो, प्लंजर कहीं खराब ना हो गया हो, सिलेंडर कहीं खराब ना हो गया हो, इसीलिए परिचालन के लिए इसमें ज्यादा देख रेख या अधिक करना पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट 13वां है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग बहुत जरूरी होता है। प्राइमिंग का मतलब होता है पानी से पूरे पंप को भर देना। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जब भी स्टार्ट करते हैं, इसमें हमेशा पंप को पानी से भर देते हैं। जैसे गांव में पंप सेट जब चालू करते हैं तो उसमें पानी डालते हैं तभी चालू करते हैं। तो
पानी डाल के पूरे पंप को भरना ही प्राइमिंग कहलाता है। तो गांव में आप देखे होंगे बिना पानी डाले चालू नहीं करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमेशा प्राइमिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती, यानी अगर पानी नहीं भी भरेंगे तब भी यह काम करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें प्राइमिंग की आवश्यकता होती है, यानी पानी भरना पड़ता है। इसमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती है, मन करे तो भरिए, मन करे तो मत भरिए। 14वां क्या है अपकेंद्री में कि प्रारंभिक कीमत कम होती है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स नहीं होते हैं, छोटा होता है आकार में, इसलिए इसकी कीमत भी कम होती है। वही रेसिप्रोकेटिंग पंप में देखिए पार्ट्स बहुत ज्यादा है, पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंक, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग गार्ड, इसलिए इसकी कीमत जो शुरू में होती है बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उपयोग अलग अलग है दोनों के। लास्ट जो है वह क्या है, देखिए निम्न शीर्ष पर दक्षता अधिक होती है, यानी जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में है उसको हमेशा पानी जो है कम ऊंचाई के लिए उपयोग करेंगे तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, यानी दक्षता अधिक होगी। कब? जब पानी को लो शीर्ष पर भेजेंगे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी पानी की, यानी हमें बहुत ऊंचाई तक भेजना होगा तो इफिशियंसी घट जाएगी सेंट्रीफ्यूगल पंप। लेकिन आपका जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है तो ऊंचाई वाले पानी के लिए उपयोग करेंगे तो दक्षता अधिक होगी, लेकिन अगर शीर्ष कम है यानी लो शीर्ष है तो वहां पर दक्षता कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे उच्च शीर्ष के लिए उपयोग करेंगे तब दक्षता अधिक होगी। अगर पानी कम ऊंचाई पर भेजेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, वहां पर दक्षता कम होगी। जनरली प्रत्यागामी पंप को उपयोग करते हैं जहां पे हमें पानी बहुत ऊंचाई तक भेजना है। अगर बहुत ऊंचाई तक भेजेंगे तो दक्षता इसकी अच्छी होगी, अगर कम ऊंचाई तक भेजेंगे तो इसकी दक्षता कम हो जाएगी। ठीक उसके उल्टा सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसको कम ऊंचाई तक भेजेंगे तो दक्षता सही रहेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा दक्षता घटती जाएगी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले इसमें। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ ले। चलिए नहीं डाउट है तो फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, कुछ टर्म्स होते हैं पंप से, उसी टर्म को हम देखते हैं। अपकेंद्री पंप यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप का मैनोमीटर शीर्ष। मैनोमीटर शीर्ष मतलब क्या होता है? शीर्ष मतलब इंग्लिश में हेड कहते हैं, हेड मतलब ऊंचाई, तो उसी का देखते हैं मैनोमीटर हेड या मैनोमेट्रिक शीर्ष। क्योंकि इसमें कई प्रकार के शीर्ष होती है। पहला होता है आपका सक्शन हेड। सक्शन हेड मतलब सक्शन हेड होता है यानी चूसड़ शीर्ष होता है। एक होता है आपका डिलीवरी शीर्ष यानी प्रदाय शीर्ष होता है। इन दोनों को जब देखिए पहला देखते हैं इसमें स्टैटिक शीर्ष, स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड होता है जब सक्शन हेड और डिलीवरी हेड यानी दोनों की ऊंचाई को जब जोड़ लेते हैं तो हमारा स्टैटिक हेड प्राप्त होता है, यानी पानी कुल कितने ऊंचाई तक जा रहा है, कहां से उठ रहा है और कहां तक जा रहा है, इस ऊंचाई को हम स्टैटिक हेड कहते हैं। यानी पानी यहाँ से उठा और 10 मीटर ऊपर टंकी में जा रहा है तो उसका स्टैटिक हेड होगा 10 मीटर। एक होता है चूसड़ शीर्ष या सक्शन हेड। सक्शन हेड को जनरली एचएस से डिनोट करते हैं, लेकिन जब पाइप में घर्षण या फ्रिक्शन के कारण नुकसान होता है तो उसमें घर्षण की हानि भी जोड़ लेते हैं, तो चूसड़ शीर्ष बराबर हो जाता है एचएस। एचएस यानी पानी कितना नीचे से एक पंप के बीच में कितना ऊंचाई है, एचएस सक्शन हेड।
एचएस का मतलब है ये, यानी पंप के सेंटर और पानी के तल के बीच की ऊंचाई एचएस, प्लस एचएफएस। एचएफएस क्या है, जो यहाँ पाइप है ना जहां से पानी आया पंप तक, उसमें घर्षण के कारण कितनी ऊर्जा की हानि या हेड की हानि, प्लस यहाँ पे Vs²/2g। देखो जब यहाँ पंप के अंदर पानी प्रवेश करता है तो उसका कुछ वेग होता है, वही वेग के कारण कितनी ऊर्जा है उसी को कहते हैं हम यहाँ पे, ये वेग के कारण ऊर्जा है Vs²/2g। हम बर्नौली थ्योरम पढ़े तो इसमें बताया गया। तो देखिए टोटल 64 सीट्स बराबर हो जाएगा सक्शन हेड बराबर, पहला पंप के बीच और पानी के बीच कितनी ऊंचाई है एचएस, प्लस जो पाइप है उसमें ऊर्जा की हानि कितनी हुई, प्लस यहाँ से जो पानी पंप में प्रवेश कर रहा है उसमें कितना वेग ऊर्जा है, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो फ्यूचर सीट प्राप्त हो जाएगा। तीसरा होता है प्रदाय शीर्ष या डिलीवरी हेड। डिलीवरी हेड क्या है, अब पंप के सेंटर यानी बीच से जो टंकी होती है उसके बीच की ऊंचाई यानी एचडी, डिलीवरी हेड एचडी, प्लस अब जो डिलीवरी पाइप है ये वाला पाइप, इसमें भी तो कुछ घर्षण के कारण हानि होगी, उससे कहते हैं एचएफडी। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे डी रहेगा एचएफडी, प्लस जो पानी यहाँ से निकलेगी पाइप से तो किसी टंकी में जाएगी और जहां जाएगी तो जो गतिज ऊर्जा रहेगी अपनी खो देगी, तो वहां भी ये अपनी ऊर्जा जो होती है डिस्चार्ज वेग, उसके कारण कुछ एनर्जी होती है जिसे डिलीवरी ऊर्जा कहते हैं। Vd²/2g। पानी किसी टंकी में या जहां भी जाएगी वहां पे जहां भी प्रवेश करेगी वहां पे कुछ ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी, उसी को यही ऊर्जा है। तो देखिए प्रदाय शीर्ष बस सिंपली जानना है कि स्टैटिक शीर्ष क्या होता है, सक्शन हेड क्या होता है, डिलीवरी हेड क्या होता है, और उसके बाद लास्ट है मैनोमेट्रिक हेड। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनोमेट्रिक हेड या मैनोमीटर शीर्ष। तो एचएम बराबर होता है चूसड़ शीर्ष, चूसड़ या सक्शन हेड प्लस प्रदाय शीर्ष यानी डिलीवरी हेड। इन दोनों को जो जोड़ देंगे ना सेकेंड और थर्ड वाले, तो हमें प्राप्त हो जाएगा मैनोमीटर शीर्ष। तो देखिए सेकेंड और थर्ड को दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो गया चूसड़ शीर्ष और यह हो गया डिलीवरी शीर्ष। इन दोनों को जोड़ दिया गया तो आपका प्राप्त हो गया मैनोमेट्रिक हेड या मैनोमेट्रिक शीर्ष। तो मैनोमेट्रिक शीर्ष का फार्मूला बनता है एचएस बराबर या एचएम बराबर, यहाँ पे एचएस नहीं एचएम रहेगा, एचएम बराबर एचएस प्लस एचडी प्लस एचएफएस प्लस एचएफटी टी S²/2g प्लस Vd²/2g। यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि मैनोमेट्रिक शीर्ष का फार्मूला क्या है, कभी ये पूछ सकता है कभी ये पूछ सकता है। और इसको अगर दूसरे टर्म में लिखें तो देखिए यहाँ पे स्थैतिक शीर्ष का क्या है, स्थैतिक शीर्ष बराबर हो गया एचएस प्लस एचडी, इसी को रिप्लेस कर देंगे नीचे, देखिए यहाँ पे एचएस प्लस एचडी जब लिख सकते हैं स्थैतिक शीर्ष प्लस स्तंभ शीर्ष हानि, जो ये हानि है इसको जोड़ देंगे। तो मैनोमेट्रिक हेड बराबर क्या हो गया, मैनोमेट्रिक हेड बराबर हो गया स्थैतिक शीर्ष प्लस स्तंभ शीर्ष हानि, यानी पाइप में कितनी हानियां हो रही है उसको जोड़ देंगे। तो मैनोमेट्रिक हेड बराबर होगी स्थैतिक शीर्ष यानी टोटल पानी की ऊंचाई कहां से कहां तक भेज रहे हैं ये स्थैतिक हेड या स्थैतिक शीर्ष प्लस स्तंभ शीर्ष हानियां, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैनोमेट्रिक हेड या मैनोमीटर शीर्ष प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ इस फिगर में भी आप देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन सा क्या होगा। तो देखिए पंप का सेंटर है या पंप है या पंप का सेंटर है बीचों बीच, तो पंप के
सेंटर से लेके जहां से पानी उठता है उसको बीच को कहते हैं सक्शन हेड या एचएस। जहां पानी जा रहा है पाइप में उसके बीच को कहते हैं डिलीवरी हेड। टोटल ये दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, आपका स्टैटिक हेड हो जाता है या स्टैटिक शीर्ष हो जाता है। और यह जो घर्षण के कारण हानि हो जा रही पानी में उसको नीचे लिख दिया गया, प्लस कुछ यहाँ पे देखिए जो पानी टंकी में जाएगी उसके अंदर कुछ गति ऊर्जा होगी तो प्लस उसको कौन है जी? सर अंकित तो कोरोना हो गया है। अंकित को कोरोना हो गया है? यस सर। ऐसे मत करो, अंकित था। सॉरी सर, गलती से अनम्यूट हो गया है। चलो ठीक है। ओके सर, वो ठीक रहा था दिन से। देखिए बस एक कुछ टर्म्स थी जिन्हें आप जानना जरूरी है पंप के लिए, वो खत्म हो गया। इसके बाद आती है पंप की इफिशियंसी। कि पंप अपकेंद्री पंप की दक्षताएं यानी इफिशियंसी। कि पंप की इफिशियंसी, कई सारे इफिशियंसी के फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे जो एग्जाम में आ सकता है। तो कभी पूछ सकता है कि मैनोमेट्रिक दक्षता यानी मैनोमेट्रिक दक्षता का फार्मूला कौन सा है। तो सिंपली फार्मूला आपके सामने दिखे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें से कोई भी फार्मूला आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, 3-4 ऑप्शन दे देगा उसमें से सही टिक करना रहेगा। तो ये सब पूछा जा सकता है, मैनोमेट्रिक दक्षता या मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी या द्रवीय दक्षता या हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, दोनों एक ही बराबर होता है। तो देखिए देखते हैं क्या होगा मैनोमेट्रिक दक्षता का फार्मूला। तो मैनोमेट्रिक दक्षता का फार्मूला होता है, देखो दोनों एक ही, जिसे या तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहो या मैनोमेट्रिक कहो, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ मैनोमेट्रिक दक्षता या द्रवीय दक्षता यानी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। तो कुछ भी पूछे उसमें से दोनों का सेम ही फार्मूला होगा। क्या होगा देखो, इफिशिएंसी हाइड्रोलिक या इफिशिएंसी मैनोमेट्रिक बराबर मैनोमेट्रिक सिर्फ जो एचएम निकाले थे ना फार्मूले से टोटल जोड़ के, वह टोटल शीर्ष कितना है अपान मैनोमीटर शीर्ष। यही शीर्ष जो ऊपर है वही नीचे भी रहेगा, लेकिन नीचे कुछ जो पंप में हानियां होती हैं उसको जोड़ देंगे। तो बहुत सिंपल है, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी बराबर मैनोमेट्रिक हेड या मैनोमेट्रिक शीर्ष, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी का फार्मूला हो जाएगा मैनोमेट्रिक शीर्ष अपान मैनोमेट्रिक शीर्ष प्लस पंप में द्रवीय हानियां। बस इसमें क्या ऊपर मैनोमेट्रिक शीर्ष या नीचे भी मैनोमेट्रिक शीर्ष है, बस नीचे जोड़ दिया जो पंप में हानियां होगी, यानी जो सक्शन पाइप है उसमें जो हानियां होंगी, डिलीवरी में कुछ हानियां होंगी, डिलीवरी पाइप में कुछ हानियां होंगी, सबको जोड़ देंगे। तो वहां से हमें हाइड्रोलिक या मैनोमेट्रिक इफिशियंसी निकल जाएगा। पहला इफिशियंसी का फार्मूला ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, सिंपली आपको याद करना है। अब देखो मैनोमेट्रिक शीर्ष को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एचएम से, यानी एचएम से। तो देखो क्या हो जाएगा मैनोमेट्रिक इफिशियंसी बराबर एचएम अपान एचएम प्लस एचएफ लास्ट पंप की द्रवीय हानियां। तो यही आपका फार्मूला हो जाएगा। या एक और फार्मूला हो सकता है, केसिंग निकास पर हाइड्रोलिक पावर। जो केसिंग होता है ना ऐसे सांप के आकार का, उससे जो पानी निकलेगा उसमें कितनी ऊर्जा है अपान इंपेलर जो नाच रहा है उसमें कितनी ऊर्जा है। इसको भी मैनोमेट्रिक इफिशियंसी या हाइड्रोलिक इफिशियंसी का फार्मूला करते हैं। जनरली हाइड्रोलिक इफिशियंसी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, केसिंग या ये हाइड्रोलिक के लिए जनरली यूज करते हैं। अब मैनोमेट्रिक के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो अगर पूछता है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, सिंपली यही फार्मूला आपको लिख देना है, एचएम अपान एचएम प्लस एचएफ या एचएल।
और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछते तो लिखेंगे कि केसिंग जहां से पानी बाहर की तरफ निकलता है उस पानी में कितना ऊर्जा है अपान इंपेलर जो गोल गोल नाच रहा है उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, यानी हाइड्रोलिक पावर। पहला समाप्त। दूसरा मैकेनिकल इफिशियंसी देखेंगे। मैकेनिकल इफिशियंसी या यांत्रिक दक्षता, यह क्या होता है? ये होता है इंपेलर की ऊर्जा अपान शाफ्ट को दी गई ऊर्जा। देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, फिगर से समझेंगे। देखिए इस केसिंग के अंदर देखिए, यही केसिंग है कि बाहर की तरफ सांप के आकार का। इसके अंदर एक इंपेलर होता है जो नाचता है गोल गोल, उसमें ब्लेड लगे होते हैं और इस इंपेलर से जुड़ा होता है यहाँ से शाफ्ट जो मोटर और इंपेलर को जोड़ने के लिए बीच में शाफ्ट लगा होता है। तो देखिए मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है कि इस इंपेलर जो नाच रहा है उसकी कितनी ऊर्जा है अपान, यानी इंपेलर की ऊर्जा अपान जो शाफ्ट है ये जो नाच रहा है उसकी कितनी ऊर्जा है, यानी शाफ्ट की एनर्जी। इंपेलर एनर्जी अपान शाफ्ट एनर्जी, यही हो जाएगा मैकेनिकल। और हाइड्रोलिक वाला जो हम पढ़े थे अभी, तो उसमें क्या है कि एक केसिंग से जो यहाँ से पानी निकलेगा उसकी कितनी, पानी के अंदर कितनी ऊर्जा रहेगी अपान जो ये इंपेलर है उसमें कितनी ऊर्जा रहेगी। तो यह हो जाता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी बहुत ही आसान है। इंपेलर की ऊर्जा अपान शाफ्ट को दी गई ऊर्जा, जो हमारा मोटर से शाफ्ट जुड़ा होता है उस शाफ्ट में कितनी ऊर्जा है नीचे रहेगा, और ऊपर रहेगा इंपेलर जो नाच रहा है उसमें कितनी ऊर्जा है। तो इंपेलर में ऊर्जा हमेशा कम रहती है, क्यों? क्योंकि शाफ्ट से जुड़ा होता है इंपेलर, तो शाफ्ट में कुछ हानियां हो जाती है इस कारण। वैसे मैकेनिकल इफिशियंसी 90 से 95% तक होती है। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इंपेलर की ऊर्जा अपन, देखो शाफ्ट में जो ऊर्जा रहती है वही ऊर्जा इंपेलर में चली जाती है। तो इंपेलर की ऊर्जा प्लस यांत्रिक हानियां, जो शाफ्ट नाचने में कुछ हानियां हो जाती है घर्षण या फ्रिक्शन के कारण, वह हानियां। तो दोनों फार्मूला एक ही है, यानी जो शाफ्ट की ऊर्जा है वह इंपेलर ऊर्जा प्लस हानियां दोनों के बराबर। या फिर से लिख सकते हैं इंपेलर का हार्स पावर अपन मोटर शाफ्ट का हार्स पावर, यानी इंपेलर में कितनी ऊर्जा है अपन मोटर की जो शाफ्ट है उसमें कितनी ऊर्जा है। यही होता है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसके बाद आता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या आयतनिक दक्षता, ये भी बहुत सिंपल है। वास्तविक प्राप्त द्रव का आयतन, यानी जो डिलीवरी पाइप में कितना पानी निकल रहा है उसकी कितनी आयतन अपान टोटल कितना पानी प्रवेश किया, उसको पानी जो टोटल प्रवेश किया उसको क्या अक्सर लिख देंगे वास्तविक प्राप्त आयतन प्लस कुछ पानी जो लीकेज के द्वारा बह गई। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब यही होता है कितना हमें प्राप्त हुआ, वॉल्यूम आयतन का कितना प्रवेश किया था। यानी देखो पंप में एक प्रवेश होता है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ प्रवेश में कितना पानी प्रवेश किया, उसके बाद यहाँ डिलीवरी से कितना निकला। तो देखिए कहीं कहीं पानी जो यहाँ से प्रवेश करता है उसमें कुछ पानी ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ से निकलते समय कुछ बह जाता है लीकेज के कारण। तो इसलिए आपकी इफिशियंसी जो थोड़ी सी कम हो जाती है आयतनिक इफिशियंसी, यानी कितना बाहर निकला अपान, यहाँ से कितना लीटर पानी बाहर निकला अपान कितना प्रवेश किया, वही हो जाता है आयतनिक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी।
तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी को n मतलब नीटा v से रिप्रेजेंट करते हैं। यही हो गया फार्मूला, इसको एक बार याद कर लेंगे तो हो जाएगा, इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद संपूर्ण दक्षता, टोटल ओवरऑल इफिशियंसी, यानी कुल पूरे पंप की कुल इफिशियंसी क्या हो। तो उसके लिए क्या होता है, सारे इफिशियंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हाइड्रोलिक इफिशियंसी, द्रवित दक्षता मतलब हुआ हाइड्रोलिक इफिशियंसी जो सबसे ऊपर पड़ेगा। गुणे आयतनिक दक्षता, यानी जो अभी पढ़े हैं आयतनिक दक्षता वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, गुणे यांत्रिक दक्षता जो ऊपर पढ़े थे यहाँ पे मैकेनिकल। तो ऊपर जो तीनों पढ़े थे ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओवरऑल इफिशियंसी पता चल जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें पूछने का सबसे ज्यादा हमें यही पूछ सकता है, ये वाला टोटल ओवरऑल इफिशियंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक इफिशियंसी पूरे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पूरे मैनोमेट्रिक या मैकेनिकल इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी यहाँ रहेगा। और इफिशियंसी में पूछने में देखो पहला पूछ सकता है मैनोमेट्रिक इफिशियंसी का फार्मूला, इंपॉर्टेंट है मैनोमेट्रिक दक्षता का फार्मूला। और इसके बाद लास्ट वाला संपूर्ण दक्षता, इससे जरूर क्वेश्चन कोई न कोई बन सकता है। हमारा पंप का चैप्टर समाप्त हो गया, कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी तक जो हम चैप्टर पढ़े हैं 6 चैप्टर समाप्त हो चुका, वो 80 से 85% क्वेश्चन इसी से बनेंगे, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था चैप्टर वो समाप्त हो चुका है। अब जो बचा है उससे बहुत कम क्वेश्चन मतलब बनेंगे, लेकिन कम क्वेश्चन बनेंगे। और 6 चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही था आपका जो हाइड्रोलिक वाला है, ये टरबाइन और पंप का, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। हम